हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में इन्फोस्फेयर बाय कृष्णा। मैं हूं कृष्णदास सिंह ठाकुर और मेरा इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये है कि हम लोगों की लाइफ की जर्नी को सभी लोगों के साथ साझा करें। और क्योंकि मेरा मानना है कि लोगों की लाइफ की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हर एक दूसरा शख्स कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ले सकता है। हमने हमारे पुराने गेस्ट से आपको रूबरू कराया। आपने उन गेस्ट के जीवन के बारे में देखा कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे अपनी लाइफ की जर्नी को वो आज इस मुकाम तक लेके आए। और उससे कहीं ना कहीं छोटी सीख जरूर हमने ली होगी और उस चैनल का उद्देश्य हमने इसी मोटिव से बनाया हुआ है। और आज इस मोटिव को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे नए गेस्ट से वेलकम कराते हैं आपको। और इन गेस्ट के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। आप अभी विंध्याचल भवन में हैं, फूड विभाग में है, AG1 के उसमें पदस्थ हैं। तो वेलकम आस्था अग्रवाल मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम आस्था अग्रवाल है। मेरा होम टाउन बुदनी जिला सीहोर है। और वर्तमान में मैं अभी भोपाल में विंध्याचल भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पर सहायक ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं सहायक ग्रेड 3 के पद पर जिला लोक अभियोजन कार्यालय नर्मदापुरम में कार्यरत थी। और अभी वर्तमान में मैं फूड डिपार्टमेंट। ठीक है मैम, हम जानते हैं आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में। इसको आगे बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ पे बीता, आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही। तो प्रॉपर आप बुदनी से ही रहे हैं? हाँ, मैं प्रॉपर बुद्धि से रही। 10th तक की मेरी स्कूलिंग बुद्धि में ही हुई। और 11th 12th की स्कूलिंग मैंने होशंगाबाद से, जो वर्तमान में नर्मदापुरम है, वहां से की। उसके बाद कॉलेज भी मैंने होशंगाबाद में ही नर्मदापुरम से NMB कॉलेज से किया। और फिर वहीं से मैंने आगे की तैयारी भी की। मैम, आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही और आपको लगता है कि जो स्कूलिंग लाइफ में हमारा आज का स्टडी पैटर्न चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमें कैरियर ओरिएंटेशन या कैरियर प्रोग्राम चूज करने के लिए हेल्प करता है? मेरी स्कूलिंग लाइफ काफ़ी अच्छी रही। जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। और मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इस कारण मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही, जब मैं छोटी थी तब से मुझे अपने करियर को लेकर सजग बनाया गया था, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो। हमेशा से ये बात कही गई कि आपको अपने करियर को लेकर सजग रहना है और कुछ करना है। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, आपको कुछ बनना है। ये चीज़ मुझे बचपन से ही सिखाई गई। मैम और आपके हाँ जी। आज की जो स्टडी पैटर्न है, या जो स्टडी कल्चर की हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को मतलब करियर ओरिएंटेड बनाता है। और मतलब मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे अगर अच्छे से स्कूलिंग पर ध्यान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे अच्छी जगह पहुंचते मैम, स्कूल की जर्नी आपकी कैसी रही? उसमें ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ कि जो आज भी आपको याद हो, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपने जीवन के लिए कुछ सीख सीखी हो? हैं। इंसिडेंट, मुझे एक इंसिडेंट ये याद है कि स्टार्टिंग से ही कंपटीशन की भावना, वो बहुत बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से रही कि क्लास में हमें बहुत अव्वल आना है। या अगर कुछ भी कंपटीशन में हम हिस्सा ले रहे हैं तो हमें उसमें अपनी रैंक को मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आज भी, मतलब वो तब से ही हेल्प की कि हमें कुछ करना है, अच्छा करना है। तब से मैम, आपके टीचर्स कैसे रहे? आपको टीचर्स के बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे हमसे? मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। चाहे वो मेरा प्री स्कूल हो, जब मैं बुद्धि में पढ़ती थी 10th तक, तब जो टीचर्स थे वो, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं बेस जो हमारा बनता है वो हमारा मतलब 10th के पहले ही स्कूलिंग में बनता है। तो चाहे वो मैथ्स की बात करें या इंग्लिश की बात करें। बुधनी पहले बहुत छोटा टाउन, आज भी है बट आज डेवलपमेंट ज्यादा हो चुका है। बट उस समय जब था तो बहुत छोटा टाउन था। शायद एक ही प्राइवेट स्कूल था जब मैं पढ़ती थी। तो वहाँ जो टीचर्स थे वो मतलब हमारे कोर्स के अलावा बुक्स को भी प्रोवाइड करते थे कि हम कुछ और अलग सीखें। और इंग्लिश में, मैथ्स में उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो हम लोगों का जो बेस है वो वहाँ से बहुत अच्छा बना। उसके बाद अगर मैं होशंगाबाद की बात करूँ, तो यहाँ मैंने सेठ गुरु प्रसाद अग्रवाल स्कूल से अपनी 11th और 12th कंप्लीट की है। तो यहाँ भी जो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे। और कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। तो मेरा 12th का परसेंटेज हो या आगे मेरे बेस जो क्लियर हुए, वो उन्हीं की वजह से।
अब मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि इससे पहले भी आप कुछ एक जॉब में थे, उस जॉब के साथ फिर आपने आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, तो ये मैनेज हो पाता था, डिफिकल्ट नहीं जाता था आपके लिए कि हमें हमारी ड्यूटी भी करनी है और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है? एक्चुअली मेरी ना बहुत कम एज में जॉब लग गई थी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 19 की एज में फॉरेस्ट का एग्जाम निकाला था। जैसा कि आप जानते हैं उस समय आप भी मेरे साथ थे। तो तब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और ज्वाइन करते टाइम जब फर्स्ट जॉब होती है तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस जॉब को लेकर। बट जब मैं जॉब में आई उसके बाद जब मैंने अपने साथ अधिकारियों को देखा और देखा कि मतलब हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम एक जगह सीमित नहीं रह सकते, तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करी, चाहे जॉब हो। और उसके बाद फिर मैं अभियोजन में आई और अभी वर्तमान में यहाँ पर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो टाइम हम सब मैनेज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। बस हमको टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। मैम, आपको इस जर्नी में फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप बताना चाहेंगे? अ, अभी मेरी फैमिली में मम्मी है शादी के पहले, और भाई है, सिस्टर है उसकी मैरिज हो चुकी है, पापा मेरे कोविड में नहीं रहे थे। सॉरी। पर फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगी तो मुझे आज जो मैं कुछ हूँ वो मैं अपने पापा की वजह से हूँ, मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब बच्चों को नहीं पता होता, और जिस जनरेशन से हम आए हैं हम बहुत ज्यादा, एक्चुअली मैं बिजनेस फैमिली से आती हूँ तो मेरे घर में कोई जॉब में नहीं था, तो हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि क्या करना है। बट केवल उनकी वजह से ही, कि उनके सपोर्ट से कि कुछ करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। हम आपकी फैमिली में सिर्फ आप जॉब पे हैं कि आपके अदर ब्रदर और सिस्टर भी अभी जॉब पे नहीं हैं? नहीं, आज मेरे फैमिली का, जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा के सपोर्ट के कारण हम तीन भाई बहन हैं और हम तीनों जॉब में हैं। मेरा भाई बैंक पीओ है और मेरी सिस्टर अभी वर्तमान में अभियोजन कार्यालय में है। तो हम तीनों भाई बहन आज जॉब में हैं। मैम, ये माइंडसेट कैसे हुआ? जैसे आपने बताया मोस्टली लाइक बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। जब हम बचपन में अपने घर का कल्चर देखते हैं कि एक बिजनेस फैमिली से हमें, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है कि नहीं, शायद हमें भी बिजनेस ही करना चाहिए। फिर ये अलग ट्रैक कैसे हुआ? किसी ने इंस्पायर किया? मेरी मम्मी मेरी मम्मी की स्टार्टिंग से, मेरी मम्मी छिंदवाड़ा से ही हैं। और उनको स्टार्टिंग से उनको उनका था कि उन्हें जॉब करना है, बट उनका चूंकि उस टाइम के हिसाब से वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने बचपन से, और कहीं ना कहीं पापा का सपोर्ट भी रहा कि नहीं, हमें मतलब इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ये चीजें सिखाई गई कि आपको जॉब करना है, आपको कुछ बनना है, अपना करियर पहले देखना है, बाकी चीजें बाद में देखना है। तो वो उस वजह से हम सब कहीं न कहीं उस और मुड़े कि नहीं, हमें जॉब करना है, हमें कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना है, कुछ अच्छा बनना है। मैम, आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की इस सीसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? आफ्टर 12th ही माइंड में सेट था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। तो 12th के बाद ही मैंने होशंगाबाद में कोचिंग स्टार्ट की अपना बेस बनाने के लिए। और उसके बाद कोचिंग जाते समय ये भी समझ आया कि सिर्फ कोचिंग करने से ही हम मतलब अपना जॉब नहीं पा सकते हैं, हमको खुद के एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। तो कोचिंग के साथ साथ कॉलेज भी किया और साथ में सेल्फ प्रिपरेशन की। हमें खुद भी पढ़ना है, खुद भी करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, और फिर प्रिपरेशन की। और उसके बाद फिर मेरी फर्स्ट जॉब लगी, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ घर पे ही प्रिपरेशन करके और फिर तैयारी करी। मैम, जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी थी और जब आपकी फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हुई थी, वो फीलिंग कैसी थी? फर्स्ट जॉब की फीलिंग तो मतलब अब कितनी भी बड़ी जॉब लग जाए या कहीं भी पहुंच जाए, बट जो पहला जॉब था और जो पहली सैलरी क्रेडिट हुई थी, वो फीलिंग तो शायद बहुत ही इनक्रेडिबल टाइप की फीलिंग थी कि पेरेंट्स के सामने जब हम खड़े होते हैं कि आज हम कुछ कर पाए हैं, और जब उनकी आंखों में हम खुशी देखते हैं तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। हम फर्स्ट सैलरी से क्या किया था आपने? मैंने मेरी मम्मी को दी थी सैलरी। हम कॉलेज लाइफ आपकी, आपने कहाँ से मतलब कॉलेज स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है आपका, कॉलेज लाइफ के बारे में? मेरा कॉलेज, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया था। 2013 में मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई थी, और वो मेरी एनएमबी कॉलेज नर्मदापुरम से ही थी। ओके, तो कॉलेज की लाइफ के बारे में कोई आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे वहां से आपको किसी किसी से मोटिवेशन मिला हो, इंस्पिरेशन मिला हो,
जनरली ये होता है ना, अभी जब हम अपने कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग थॉट्स होते हैं। कोई चाहता है कि मुझे ये बनना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। कभी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ कि मुझे भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? नहीं, आफ्टर 12th ही मेरा माइंड सेट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मैंने शायद कॉलेज पे उतना फोकस भी नहीं किया। मतलब कॉलेज रेगुलर स्टूडेंट रही, प्राइवेट नहीं किया, रेगुलर कॉलेज था। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बचपन से ही माइंड सेट था कि हमको जॉब में जाना है, हमको कुछ अच्छा करना है। और 12th के बाद बहुत से लोग उस समय बीई का चलन था, प्राइवेट सेक्टर के और लोग बढ़ रहे थे। बट स्टार्टिंग से ही था कि नहीं, गवर्नमेंट में जाना है, तो कहीं ना कहीं माइंड सेट था, तो उसी और बढ़े। क्लियर थे, मतलब उस समय ऐसा भटकने वाला कोई रोल नहीं था कि यहाँ जाए कि यहाँ। क्लियर सेट था कि मतलब हमको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। ओके। मैम, आपने जो प्रिपरेशन की है, सेल्फ स्टडीज की है कि कभी कोचिंग्स भी आपने ज्वाइन करी है? मैंने आफ्टर 12th 6 मंथ कोचिंग की थी, बेस क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। और उसके बाद एक चीज माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि खुद की स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि मतलब कोचिंग ऑब्वियसली हेल्प करती है, और अब तो यूट्यूब और टेलीग्राम्स आ चुके हैं। जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब ये सारी सुविधाएं अवेलेबल उतनी नहीं थी। तो उस समय माइंड सेट हो गया था कि नहीं, खुद को करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो 6 महीने कोचिंग करी और उसके बाद मेरा फॉरेस्ट में चयन हो गया था। फॉरेस्ट के बाद फिर चूंकि टाइमिंग्स के इशू थे, घर भी देखना था और ऑफिस भी मैनेज करना था, तो फिर सेल्फ स्टडी ही की। ओके। मैम, अच्छा है आपने इतनी सारी बातें हमें बताई कि आप कैसे इस मुकाम पे पहुंचे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बीइंग अ वुमेन, लाइक एक सबसे बड़ा वर्किंग चैलेंज आज के समय में क्या है वर्किंग वुमेन के लिए? वर्किंग वुमेन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको घर भी मैनेज करना है और ऑफिस भी मैनेज करना है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में थोड़ा-सा इश्यू आता है, पर अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट सही रखें तो चीज़ें सब सेट होती हैं। मैम, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज के समय में हमारा सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी नहीं है लोगों में कि हमें करियर में एग्जैक्टली चूज क्या करना है? जैसे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो जनरली लोग मैथ्स साइंस को ही प्रेफर करते हैं कि आप मैथ्स ले लीजिए, इंजीनियर बन जाए। साइंस आप ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, डॉक्टर बन जाए। और कोई ऑप्शन हमें कहीं कोई गाइडलाइन देता ही नहीं है। तो कहीं लगता नहीं है अवेयरनेस की कमी है? लोगों को वाकई में एक गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें अपना करियर चूज करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। पहले के समय में मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने 12th की थी तब मैथ साइंस का बहुत ज़्यादा चलन था। मैंने भी मैथ साइंस ही लिया था, और उस समय था भी कि मैथ साइंस ले लेंगे तो हम या तो बीई की ओर बढ़ जाएंगे या हम कुछ अच्छा कर लेंगे। पर आज के समय में जैसे कि हम देख रहे हैं स्कूलों में, चाहे गेम्स को लेकर हो, चाहे एक्टिविटीज को लेकर हो, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अब बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें आगे पेरेंट्स भी मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है तो आप वो करिए। तो अब जो स्टडी का पैटर्न चल रहा है उसमें ये चीजें इतनी दिक्कत नहीं कर रही हैं, मुझे मुझे जहां तक लगता है। राइट। मैम, आपके स्कूलिंग के समय में अदर एक्टिविटीज होती थी, अदर एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता था? नहीं, जब मैंने स्कूलिंग करी थी उस समय मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस यही रहता था, क्योंकि उस समय 8th बोर्ड थी, 5th बोर्ड थी, 10th बोर्ड थी, 12th बोर्ड थी। तो कि हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, मतलब अगर 90% फोकस हमारा पढ़ाई पे, मतलब चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्कूल में हो, दिया जाता था। 10% फोकस हमारा अदर एक्टिविटीज पे होता था। बट आज के समय में ये 50-50 का रेशो ले चुका है। मैम, अगर मैं बचपन की बात करूं, चाहे आप हो या हम हो, हमने देखा है कि बचपन में अगर हम कभी खेलने जाते थे या हमने देखा हो कि हम अगर अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से अलग एक मन हम बच्चों का जरूर होता है कि हम खेल लें, कितना ज्यादा खेल सके, कितना ज्यादा कुछ अदर कर सके। उस समय पेरेंट्स की डांट जरूर पड़ती थी। तो आपको भी ऐसी पड़ी है डांट? हाँ, हाँ, उस समय तो लिटरली सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस्ड होता था। तो अदर अगर हम ज्यादा एक्टिविटीज करते थे या गेम्स से रिलेटेड, कि आपका एक टाइम है आप उसी में खेलेंगे, अगर आप ज्यादा गेम्स पे फोकस करेंगे या ज्यादा किसी अदर एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की डांट तो पड़ती ही थी। बट सबसे अच्छी चीज थी कि उस टाइम मोबाइल नहीं था। हाँ, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स की डांट आज भी हमारे काम आती है, हमारी लाइफ के लिए एक लर्निंग है। शायद उनका मोटिव भी सही था कि हम उस समय जो पढ़ाई थी उसी पे हम फोकस करें, तो शायद हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है। नहीं, वो तो बहुत सही बात है, क्योंकि उस समय टाइम की डिमांड ही यही थी कि मतलब
सेटल होने के लिए जॉब जरूरी है, अदर एक्टिविटीज से हम कुछ बहुत अच्छा हासिल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उस समय जो पेरेंट्स का हमको लेकर मोटिव था वो सही था, और उसी वजह से आज हम यहाँ पर भी हैं। हम बुधनी के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बुधनी कैसा शहर है? बुधनी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का शहर है। वर्तमान में तो बुधनी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, पर जब मैं छोटी थी तब बुधनी एक कस्बे हुआ करता था। मतलब स्कूलिंग के एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, बट आज के समय में काफी स्कूल्स हैं। अभी मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में ओके। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो वो भी तैयार हो रहा है। बुधनी जंक्शन भी बन रहा है। दो दो क्लॉथ फैक्ट्रीज बुधनी में है। तो अब बुधनी का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो चुका है। बुधनी में सबसे अच्छी खाने की शॉप कौन सी है? मतलब आपको मिस करते हैं आप? शादी के बाद जनरली हमारा हो नहीं पाता जाना अपने मायके, तो क्या हाँ चीज सबसे हाँ। ज्यादा याद आती है आपको बुधनी की? बुधनी में सबसे ज्यादा तो मुझे मेरा घर ही याद आता है। मम्मी के हाथ का खाना याद आता है। हाँ, ये बात तो सही है। हम कहीं भी चले जाएं, मम्मी के हाथ के खाने का टेस्ट कहीं हमें नहीं मिलता है। हाँ। तो ऐसी कोई स्पेशल डिमांड होती है मम्मा से जब हम घर जाते हैं तो? हाँ होती है, उन्हें पता होता है कि क्या पसंद है तो वही बनाती हैं वो। मम्मी को तो पता ही रहता है कि बच्चों को क्या पसंद है, तो वो हमेशा वही नहीं भी अगर मिल पाते हैं तो वो भिजवाती हैं या बनाती हैं जब भी, तो वो उन्हें पता रहता है कि क्या खाएंगे। अभी जो आपकी लाइफ की जर्नी चल रही है उस पे कितना सपोर्ट है आपके भाई बहन का, फ्रेंड्स का? भाई बहन का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। भाई आज भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरे, छोटा है मुझसे भाई, बट हमेशा से आज भी वो मतलब मुझे मोटिवेट ही करते हैं कि अभी और आगे आप अच्छा करो। और फ्रेंड्स की बात करूं तो मेरे हस्बैंड हैं, तो वो हम लोग साथ में स्कूलिंग भी किए हैं, कॉलेज, तो हमेशा से उनका सपोर्ट भी रहा मुझे कि नहीं अच्छा करना है। आज भी वो मतलब ये इस बात पे सपोर्टिव है कि नहीं अभी यहाँ स्टॉप नहीं होना है, अभी और अच्छा कर सकती हो, तो अभी और आगे करो। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हस्बैंड भी सपोर्टिव है हमारे। अगर ये कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता है हमारे फैमिलीज का, रिलेटिव्स का, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मैम, आगे आपने क्या सोचा है? अभी आपको आगे क्या करना है? और अभी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, अभी मैं एक्चुअली मैं अभी शादी के बाद मैंने अगेन अभी मैंने 2019 के पीएससी में इंटरव्यू से बाहर हुई थी। तो उसके बाद मेरा थोड़ा स्टडी पे स्टॉप हो गया था, तो अब वापस से रीस्टार्ट करने का सोचा है कि अब बस एक मोटिव है कि पीएससी क्लियर करना है और अच्छी पोस्ट अचीव करनी है। ये अच्छी चीज है, जो कि मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा। जैसा आपने बताया कि हम इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर हम वहां से बाहर आए, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साथ छोड़ देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, अब हमारा हम इतनी दूर तक गए। जो कि बहुत से बच्चे होते हैं जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर कुछ मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, कुछ इंटरव्यू तक पहुंचे जैसे आप, वहां से वापस आए, तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करना ही बंद कर देते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को कुछ उदाहरण देना, मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि हमें रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? नहीं, कोशिश मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक हम अचीव नहीं कर लेते, अचीव करना एक अलग बात भी हो जाती है कि शायद हम पहुंचे ना पहुंचे, बट कोशिश कर लो। अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ मतलब पाना है या कोई पोस्ट अचीव करनी है, तो ये नहीं कि एक एग्जाम नहीं निकला। मुझे अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने 2011 से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की, और अभी तक मतलब 2024 हो गया, मैंने 5 साल बीच में क्लासेस भी पढ़ाई। पर मैंने इतना सब मैनेज करके कभी मतलब मुझे ये मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं हुई कि मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। एक एक स्टेप करके कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ी। तो अगर हमको कुछ पाना है तो हम उसे एज ए ये ना समझें कि ये हमारे लिए एक बर्डन है या हमारे लिए तैयारी। हम उसको एज ए हॉबी, एज ए एंजॉय करते हैं। जैसे मेरे लिए स्टडी करना मेरे लिए हॉबी है। मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, नई नई चीजों के बारे में जानना। तो ऐसे आप हॉबी एज ए अपनी पसंद बना के अगर किसी चीज को करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप उससे बोर होंगे या आप सोचेंगे कि अब मुझे नहीं करना चाहिए, या मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। कुछ ना कुछ बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर हम उसके साथ अगर दूसरे एग्जाम्स भी देते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टडी हमारे यहाँ काम आती है। और शायद मेरे साथ ये फूड डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ कि मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं यहाँ काम आई और मेरा सिलेक्शन यहाँ भी हो गया।
अच्छी बात है। मैम जो आप अभी बताया आपने, आप क्लासेस भी लेते थे, तो मतलब कैसे मैनेज हो पाता था क्लासेस लेना? मॉर्निंग ऑनलाइन में क्लासेस होती थी कि ऑफलाइन? नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लासेस अच्छा, होती ऑफलाइन, थी। ओके। और मॉर्निंग में मतलब एज ए इंस्टीट्यूट नहीं था। मैं ये एक्चुअली बुधनी, मैंने आपको जैसे बताया कि एक बहुत छोटा शहर है, तो वहाँ इतनी स्टडी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो मैंने जब खुद जॉब में आई और उसके बाद मेरा भाई जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ दिक्कतें हो रही थी उसके फ्रेंड्स को। तो हमने सोचा कि चूंकि मैं थी जॉब में और मुझे एक आइडिया था एग्जाम्स का, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को हम सिखाते हैं पढ़ाते हैं, मे भी उनके काम आ जाए। तो ऐसे करके मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। ऐसे कोई प्री प्लानिंग क्लासेस नहीं थी कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट खोलना है या बच्चों को पढ़ाना है। बट वो मतलब बुधनी में इतनी सुविधाएं अवेलेबल ना होने के कारण फिर बच्चे जुड़ते गए, और कहीं ना कहीं वो चीज सक्सेस में बदलती गई। और मैंने 4-5 साल बच्चों को पढ़ाया। बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी हुए उनमें से। तो उस हिसाब से फिर मैनेज भी किया कि सुबह क्लासेस लेनी है, फिर ऑफिस जाना है, फिर शाम को थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे करके फिर वो क्लासेस मैनेज हुई। मैम जब हम लोगों को पढ़ाते हैं और फिर उससे रिजल्ट आ जाता है, तो वो फीलिंग्स कैसी रहती है? फिर वो बच्चे जैसे जिनका सिलेक्शन हुआ, उनने आपसे फिर कम्युनिकेट किया होगा कि मैडम मेरा सिलेक्शन हो गया, वो फीलिंग्स कैसी रहती है? वो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी रिसेंटली शादी के बाद भी मेरी एक स्टूडेंट है, उनका एसपीएम में सिलेक्शन हुआ था स्टेनोग्राफर के पद पे। तो जब ओके। मैंने क्लासेस पढ़ाना बंद कर दी और 6-8 महीने साल भर बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि दी मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया है, तो एक बहुत अच्छी, मतलब खुद की जॉब से ज्यादा खुशी होती है जब हम हमारी वजह, मतलब हमारे पढ़ाए हुए किसी स्टूडेंट का अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो वो बहुत, मतलब खुशी अच्छी लगती है वो। तो अभी आपको नहीं लगता है कि अभी भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहिए? ऑफलाइन नहीं हो सकती तो ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाए? नहीं, मन तो बहुत होता है, बट अब चूंकि मैरिड लाइफ में आ चुकी हूँ, तो फिर जॉब का भी, अब जॉब चूंकि मेरा चेंज हो चुका है, मैं भोपाल में हूँ, सेटल हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब और आ गई हैं। तो अब उतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं अगेन ये सब शुरू करूँ। बट हाँ, कभी किसी को कुछ भी हेल्प अगर एज ए चाहिए होगी तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ उस चीज के लिए। ओके मैम, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो कि आपने इतने साल प्रिपरेशन करी है, क्या प्रिपरेशन के लिए वाकई में हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? मींस वही कंपलसरी कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तभी सिलेक्शन होगा, कि सेल्फ स्टडीज पे भी फोकस करें और तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे नहीं, बच्चे हैं जो अभी भी इंस्टीट्यूट की तलाश करते रहते हैं। इंस्टीट्यूट, मुझे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि पहले जब हम प्रिपरेशन करते थे तब ना यूट्यूब था ना टेलीग्राम था। तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, तो कहीं ना कहीं हमें बेस समझने के लिए एक इंस्टीट्यूट जाना पड़ा। और इंस्टीट्यूट की एक भूमिका होती है कि वो हमको एक रास्ता दिखा देता है, गाइडेंस दे देता है, क्योंकि पढ़ाई का जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, वो बहुत वास्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एज ए टीचर अगर बोला जाए तो अ, एक हेल्प ही मिलती है इंस्टीट्यूट अगर हम ज्वाइन करते हैं। बट अगर हम सोचें कि सिर्फ इंस्टीट्यूट में जाके 2 घंटे या 3 घंटे हम पढ़ लेंगे और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जो वो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आपको उससे डबल एफर्ट अपने सेल्फ स्टडीज पे करने पड़ते हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट पे करने पड़ते हैं, तब आप कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। कि मैम बहुत सारी चीजें आप आज आपने हमसे शेयर करी, कैसे आपकी लाइफ की जर्नी रही। लास्ट में मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़रों में लाइफ एग्जैक्टली है क्या? मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, एग्जैक्टली लाइफ है क्या आपकी नज़रों में? मेरे लिए लाइफ, मतलब एक वर्ड में अगर बोलूंगी तो सेटिस्फेक्शन। मतलब हम किसी भी कंडीशन में रहें, किसी भी जॉब को करें, हम कुछ भी लाइफ में करें, हम सेटिस्फाइड रहें उस चीज से। आगे बढ़ने की, मतलब हमारे अंदर हमेशा ललक रहे कि हम आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, बट हम बहुत ज्यादा अधीर ना हो किसी चीज को लेकर। मतलब किसी और को देख के हम बहुत ज्यादा ये ना हो कि इसके पास ये है। हम जो हैं हम उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हम किसी भी पोस्ट पे हों, हम खुश रहेंगे। हम किसी भी कंडीशन में हो, हम हैप्पी रहेंगे, और एट द एंड खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा डेफिनेशन आपने लाइफ का एक्सप्लेन किया। एक एट लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि मैंने जो ये शो इनिशिएट किया है, जो हमने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि जहाँ पे लोग अपने लाइफ की जर्नी को शेयर करते हैं, आपकी नज़रों में ये कैसा इनिशिएटिव है? और इस शो के बाद, शो से जुड़ के आपको कैसा लगा, और आप इस शो के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये टॉक शो करके। और कहीं ना कहीं हम जब
स्टोरी किसी की सुनते हैं तो शायद उसमें से अगर एक पॉइंट भी हमारी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा मोटिव होता है आगे बढ़ने के लिए। कभी कोई किसी की लाइफ से इंस्पायर होता है। मैं भी कभी ना कभी किसी, मतलब जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो यूट्यूब पे कभी लोगों के इंटरव्यूज देखती थी कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की या उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहा। तो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट करके ही हम हमारी लाइफ चेंज भी कर सकते हैं। और सबकी लाइफ का कुछ यूनिक चीजें मतलब हम अगर एक्सेप्ट करें तो कहीं ना कहीं हम चेंज भी ला सकते हैं। तो ये शो जो आप ऑर्गेनाइज किए हैं वो बहुत अच्छा है इस चीज को लेकर कि हम अलग अलग तरह के मतलब फील्ड के लोगों से जब बातें आप करेंगे या जो भी उनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि सबकी एक अपनी लाइफ स्टोरी होती है, सबकी एक अपनी जर्नी होती है। वो कहीं ना कहीं कोई ना किसी पॉइंट पे सबको हेल्प करती है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे शो के लिए इतना टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए। आपने आज टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे शो से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने आज के शो से भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप इस आज के शो के बारे में भी कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बने रहिए इन्फोस्फेयर बाय कृष्णा के साथ। हम ऐसे ही आगे आपको अनेक गेस्टों से मिलवाते रहेंगे और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में समझाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।